ऋषि दयानंद मेरे दृष्टि में भाग क्रमांक 8 क्रम संख्या 4 देशभक्त खंड 1। जिस प्रकार स्वामी दयानंद ने गोरक्षा और हिंदी के लिए सार्वजनिक आंदोलन का नेतृत्व किया, उस प्रकार उन्होंने न तो देश की स्वाधीनता के लिए किसी आंदोलन का नेतृत्व किया और न ऐसे किसी आंदोलन में कोई सक्रिय भाग लिया, किंतु अपने चिंतन, लेखनी और वाणी द्वारा इसमें सहयोग करने में वे पीछे नहीं रहे। भारतीयों को भ्रमित करने के विचार से आर्य द्रविड़ जातियों के सिद्धांत की कल्पना लंदन की रॉयल एशियाटिक सोसाइटी के बंद कमरे में 9 अप्रैल 1866 की सभा में की गई थी। रॉयल एशियाटिक सोसाइटी जर्नल लंदन नई मालिका 5 पृष्ठ 420 की टिप्पणी के अनुसार यह सभा राइट ऑनरेबल वाइकाउंट स्ट्रांगफील्ड की अध्यक्षता में हुई थी। मिस्टर एडवर्ड थॉमस ने चौथे शीर्षक के अंतर्गत चर्चा का आरंभ करते हुए कहा कि ऑक्सस नदी से आर्यन आक्रामकों की लहरें अरिमानिया प्रांत और हिंदुकुश के मार्ग से भारत में प्रविष्ट हुई। तदनुसार प्राइमरी से लेकर यूनिवर्सिटी स्तर तक की पुस्तकों में पढ़ाया जाने लगा कि आर्यों ने भारत पर आक्रमण किया और यहाँ के आदिवासियों को परास्त कर इस देश पर बलात् अधिकार करके यहाँ बस गए। इसी आधार पर आज मांग की जा रही है कि अन्य विदेशियों अर्थात मुसलमानों और ईसाइयों की भांति आर्यों अर्थात हिंदुओं को भी देश को आदिवासियों को सौंपकर जाना होगा। Those who came first must live first। इसी आधार पर 4 सितंबर 1977 को संसद में राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत सदस्य फ्रैंक एंथोनी ने मांग की, संस्कृत should be deleted from the 8th schedule of the constitution because it is a foreign language brought to this country by foreign invaders, the Aryans। See इंडियन एक्सप्रेस, न्यू दिल्ली, 5 सितंबर 1977। अर्थात संस्कृत को संविधान के 8वें परिशिष्ट से हटा देना चाहिए क्योंकि वह विदेशी भाषा है जिसे विदेशी आक्रमणकारी आर्य इस देश में लाए। यदि सचमुच हम भी विदेशी आक्रमणकारी है तो हमें स्वतंत्रता मांगने का क्या अधिकार है। भारत के स्वाधीनता संग्राम में लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक का शीर्ष स्थान है और उसका एक बड़ा कारण है आंदोलन को उनका दिया स्वराज्य हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है यह उद्घोष। परंतु यह उद्घोष इस देश के आदिवासी या मूल निवासी ही कर सकते हैं, अन्य नहीं। जैसे किसी के घर पर लाठियों से हमला करके और उसमें रहने वालों को मार पीट कर खदेड़ देने और उस पर अधिकार कर लेने वाला उस घर पर अपना जन्मसिद्ध अधिकार नहीं जता सकता, वैसे ही इस देश में पहले से रह रहे लोगों को मारकर उस पर अधिकार जमाने वाले विदेशी आक्रमणकारी आर्य भी अपना जन्मसिद्ध अधिकार नहीं जता सकते। लोकमान्य तिलक भी यही मानते थे कि आर्य लोग विदेशी आक्रमणकारी हैं जिन्होंने यहाँ के आदिवासियों से इस देश को छीनकर इस पर बलात् अधिकार कर लिया था। इसलिए बात ठीक होते हुए भी लोकमान्य तिलक और उनके मतानुयायी यह नारा नहीं लगा सकते, आर्य लोग इस देश के मूल निवासी है, न वे बाहर से आए और न उनसे पहले दूसरा कोई यहाँ बसता था, इसलिए यह देश आर्यावर्त है और उनका इस देश पर जन्मसिद्ध अधिकार होने से स्वराज्य भी उनका जन्मसिद्ध अधिकार है। इस प्रकार इस देश की स्वाधीनता की मांग को वैधानिक आधार देने वाला सबसे पहला व्यक्ति दयानंद था। यदि हम दयानंद की इस बात को स्वीकार नहीं करते तो विदेशी होने के कारण अंग्रेजों की तरह एक न एक दिन हमें भी यहाँ से भागना होगा।
वस्तुतः उस व्यक्ति, दल या संगठन को इस देश पर शासन करने का कोई अधिकार नहीं है जो अपने आप को विदेशी या विदेशी मूल का स्वीकार करता है। स्वामी दयानंद पहला व्यक्ति था जिसने देश की स्वाधीनता के विरोधी इस विचार पर कुठाराघात करते हुए कहा, किसी संस्कृत ग्रंथ व इतिहास में नहीं लिखा कि आर्य लोग ईरान से आए और यहाँ के जंगलियों से लड़कर जय पाके निकाल के इस देश के राजा हुए। पुनः विदेशियों का लेख कैसे माननीय हो सकता है। पुनः सन 1857 की क्रांति के विफल हो जाने पर 1 नवंबर 1858 को महारानी विक्टोरिया ने अपनी इच्छा घोषित करते हुए यहाँ के लोगों को विश्वास दिलाया था कि हमारी अपनी मान्यताओं के कारण किसी के प्रति किसी प्रकार का पक्षपात नहीं किया जाएगा और किसी के साथ ज्यादती नहीं की जाएगी। इसके विपरीत सबको समान रूप से कानूनी संरक्षण प्राप्त होगा और अपने अधीन समस्त कर्मचारियों को हम सावधान करते हैं कि यदि किसी ने हमारी प्रजा के धार्मिक विश्वास और पूजा विधि में दखल दिया तो उसे हमारे कोप का शिकार होना होगा। जहां इंडियन नेशनल कांग्रेस ने महारानी विक्टोरिया की इस घोषणा का स्वागत किया, वहां दयानंद ने इसे ठुकराते हुए स्पष्ट कर दिया, कोई कितना ही करे परंतु जो स्वदेशी राज्य होता है वह सर्वोपरि उत्तम होता है। अथवा मतांतर की आग्रह रहित अपने और पराये का पक्षपात शून्य प्रजा पर माता पिता के समान कृपा, न्याय और दया के साथ भी विदेशियों का राज्य पूर्ण सुखदायक नहीं है। दयानंद के इन शब्दों में महारानी विक्टोरिया की घोषणा का तुर्की ब तुर्की जवाब है। दिल्ली में 20 से 22 फरवरी 1944 को संपन्न आर्य महासम्मेलन के अध्यक्ष डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने दयानंद के इस जवाब पर टिप्पणी करते हुए अपने अध्यक्षीय भाषण में कहा था, Could there be a bolder declaration of a country's declaration of war against foreign domination? अर्थात विदेशी हुकूमत के विरुद्ध किसी देश के द्वारा युद्ध की घोषणा का क्या इससे बढ़कर ऐलान हो सकता था। क्रमशः